अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। व्यूअर्स, आज बात करते हैं हमारे कौमी मशगले पर, हमारी कौमी हॉबी पर, दूसरों की ज़िंदगियों में झांकना। हमें अपनी ज़िंदगी के गोल्स याद हो ना हो, लेकिन पड़ोसी के घर की हर डिटेल ज़रूर मालूम होनी चाहिए। कौन कहाँ जा रहा है, किसके यहाँ कौन आया था, किसकी कितनी सैलरी है, किसकी शादी क्यों नहीं हो रही, किसका बेटा या बेटी कितने बजे आ रहा है, किसके साथ आ जा रहा है, किसने क्या पहना है। हालांकि मरने के बाद सवाल तो ये होना है कि तुम्हारा हमसाया भूखा था या नहीं, बीमार था तो तुमने इयादत क्यों नहीं की। लेकिन सुभान अल्लाह, हमारी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है। हम सब बगैर तनख्वाह के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स बने हुए हैं और सोशल मीडिया ने हमारी इस आदत को बाकायदा फुल टाइम जॉब बना दिया है। हम स्क्रॉल करते करते दूसरों की ज़िंदगियों का ऑडिट भी कर लेते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो आज ज़रा सोचें, अगर हम वही एनर्जी जो हम गॉसिप और कंपैरिजन्स पर लगाते हैं और दूसरों की चुगलियाँ करते हैं, गीबतें करते हैं, वही एनर्जी अगर हम अपनी ग्रोथ पर लगा दें तो शायद तस्वीर ही बदल जाए, हमारी ज़िंदगी की पिक्चर ही डिफरेंट हो जाए। सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता ही है। हमें दूसरों की कामयाबी, दूसरों की जीत इसीलिए चुभती है क्योंकि वो हमें हमारी अपनी खामोशी और सुस्ती याद दिलाती है। और फिर हम कहते हैं किस्मत अच्छी है इसकी। नहीं जनाब, किस्मत अच्छी नहीं है उनकी, उनका फोकस अच्छा है, वो मेहनती हैं। और आज का लेसन सिंपल सा है, जब आप दूसरों की ज़िंदगियों में ज़रूरत से ज़्यादा झांकते हैं तो अपनी ज़िंदगी की आपको खबर ही नहीं रहती और अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन आप खो देते हैं। तो ये फैसला आपका है कि आपने तमाशाई बनकर दूसरों की ज़िंदगियों पर झांकना है, दूसरों की ज़िंदगियों पर नज़र रखनी है, या अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है और आगे ग्रो करना है। व्यूअर्स, ये थी एक मेरी छोटी सी एडवाइस आप सबके लिए और एक छोटा सा पैगाम। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। और अगर शादी के दिन की बात की जाए तो शादी के दिन हर खातून चाहती है कि वो खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आए, क्योंकि शादी का दिन सिर्फ एक इवेंट नहीं होता बल्कि आपकी खुद एतमादी और खूबसूरती का भी दिन होता है। और याद रखिए, खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं होती, ये आपके पोस्चर, आपकी तवानाई और आपकी खुद एतमादी से भी झलकती है। चाहे ये डाइट हो या वर्जिश, थोड़ी सी प्लानिंग आपको मुकम्मल चेंज कर सकती है। तो फिर ऐसी कौन सी ग़िज़ाई आदात और फिटनेस प्लानिंग है जो ख़वातीन को शादी पर खूबसूरत दिखा सकती हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर। तो अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि शादी से चंद माह कबल कौन सी फिटनेस रूटीन है जो हमें अपनानी चाहिए? शादी से अगर आपके पास टाइम है कि 6 मंथ का, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आपके पास 6 मंथ का टाइम है तो आपको अपनी डाइट, अपनी नींद और अपना लाइफस्टाइल को जो है एक शेड्यूल में लेके आना होगा। अगर आप रात को लेट नाइट सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही तो उससे तो एक तो आपकी स्किन भी डल हो जाती है, ठीक है। और आपने अगर डाइट अच्छी नहीं दी, आपने सुबह उठ के पराठे खा लिए और शुगर के साथ जो है फुल जो है भर के चीनी वाली चाय पी ली, तो ये आपके लिए जो है ना समझ लें कि स्लो पॉइजनिंग है। आपका फैट बढ़ता रहेगा, आपकी बॉडी जो है डी शेप हो जाएगी और आपका कलर और आपकी फेयरनेस जो है वो डल की तरफ चली जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने अपनी डाइट को देखना है, आपने अपनी नींद को देखना है, बाकी शादी के जो इंतज़ामात हैं उनको बाद में देखना है, क्योंकि सबका फोकस होता है ब्राइडल पे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। पार्लर में जाके तो आप खूबसूरत होते ही होते हैं, लेकिन जब आपकी स्किन ही इतनी डल होगी तो वहाँ पे पार्लर भी नहीं कुछ कर सकता। सो उससे पहले आप अपनी एहतियात और अपनी जो है हेल्थ की जो है आप खुद थोड़ा सा अगर आप देख लें क्या शामिल तो करें हम अपनी उसमें डाइट में? सिंपल है, सिंपल, कोई इतना बड़ा कोई इतनी मिथ नहीं है कि भी आपने ये करना है वो करना है। सिंपल है, 3 चीज़ें आप छोड़ दें, ठीक है। एक तो रात को लेट सोना, नींद पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सुबह अपनी अर्ली मॉर्निंग उठें, उठने के बाद आप अपने जो है आधे घंटे के अंदर अंदर कोई मील ले लें आप, ठीक है। उसमें आप एग्स ले सकते हैं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेश वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। आपने डेड फूड नहीं लेना। डेड फूड क्या है?
जो पैक फूड है वो डेड फूड है। प्रोसेस्ड फूड्स, ऑलराइट, ठीक है। अब बिस्किट्स जो है वो अगर आप कहते हैं मैंने एक चाय के साथ एक बिस्किट लिया है, सिंपल, अगर आप शुगर फ्री चाय ले रहे हैं, आप साथ बिस्किट ले रहे हैं, वहाँ पे तो आपने उस चीज़ को कवर कर लिया ना, शुगर तो आ गई। आपने कभी भी इस तरह का काम नहीं करना कि जो पैकेट में चीज़ें हैं ना, स्नैक्स को अवॉइड कर दें, फ्रेश स्नैक्स लें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप वो वाली वेजिटेबल को सिलेक्ट करें, जैसे कुकम्बर हो गया और पालक हो गई। ठीक है। इस तरह की चीज़ों को, ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। और जूसेस कौन से पिएं? कोशिश करें कि आप स्मूदीज़ की तरफ रहें। अच्छा। ठीक है। अगर आप कैरेट का जूस लेते हैं या ऑरेंज जूस लेते हैं तो वो फिर आपकी बॉडी में शुगर की बनाने लग जाते हैं। ठीक है। आप उसको अगर खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या वो हेल्दी शुगर नहीं होगी? नहीं, आपने शुगर को बिल्कुल अवॉइड ही कर देना। अच्छा, मतलब फ्रूट्स में भी नहीं लेनी शुगर? जितना ज़्यादा अगर फाइबर आपकी बॉडी में रुकेगा उतना ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन में ग्लो आएगी। आप देखें, अगर आप सिर्फ 1 मंथ अगर आप इसको फॉलो कर लें, कुकम्बर ऐड कर लें, कैरेट ऐड कर लें, ठीक है, और चुकंदर ऐड कर लें, आप फील करेंगे कि आपकी आइज़, आपकी चेक्स और यहाँ तक कि आपके डार्क लिप्स भी जो है ना वो भी पिंकिश की तरफ चले जाएंगे। ओके। तो पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को जो है होता है, मसला होता है कि आइज के पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हल्के बड़े होते हैं, भी हो जाती है। हाँ, और ये लिप्स की साइड्स में ये सारी जो होती है बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही होती है। ऑलराइट। तो अच्छा, ये बताएं कि अगर हमें स्मार्ट दिखना है तो क्या उसमें जो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग है वो फ़ायदेमंद है? कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग मस्ट है। ओके। ठीक है। जब आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, कार्डियो जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपके मसल जो हैं वो सॉफ्ट हो। ठीक है। आपके जो मसल जो हैं वो आपकी बॉडी को जो है ट्यून करते हैं, तब ट्यून होते हैं जब आप साथ वेट ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वेट ट्रेनिंग सिर्फ मर्दों के लिए, मर्दों के लिए भी है लेकिन लेडीज़ के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, चले ना, फिर हमें कुछ एक्सरसाइजेस भी करके दिखा दें, जिन लोगों की शादी होने वाली है उनके लिए भी वो हेल्पफुल हो जाएंगी। इजी एक्सरसाइजेस, अगर हमारी शादी है 1 महीने में और हमने बहुत अच्छा दिखना है, स्लिम दिखना है, तो कौन सी इजी एक्सरसाइजेस हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं? जो 1 महीने वाली बात है उसमें तो जस्ट आप अपनी बॉडी को ट्यून कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बॉडी को जब आपने वर्कआउट, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बिल्कुल भी जिम नहीं गए या कभी भी आपने वर्कआउट नहीं किया, तो 1 मंथ तो आपकी बॉडी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लग जाता है कि आपने वर्कआउट करना है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई जादू की छड़ी चलेगी और 1 महीने में आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी शादी है, आपने, जारी बात है 1 महीने में तो शादी प्लान नहीं होती है, एक टाइम लगता है, साल लग जाता है, 6 माह लग जाते हैं। जब आपका डिसाइड हो गया कि हमारी शादी है तो तब से ही आप अपनी वर्कआउट की जो है ना जर्नी को आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। जिम जाएं, बहुत ज़रूरी है जिम जाने। बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि हमारे पास शॉपिंग में इतना टाइम लग जाता है कि हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। आप जब जिम नहीं जाओगे, बहुत सारी मशीनरीज वहाँ पे मौजूद हैं जो आप घर में नहीं रख सकते। घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा डंबल्स रख लेंगे, योगा बॉल्स रख लेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि जस्ट मैंने अपनी बॉडी को ट्यून करना है और घर में ही करना है, फिर आप कुछ डंबल्स ले लें। ठीक है। कुछ डंबल्स ले लें, योगा बॉल ले लें और अपने जो है डाइट को जो है एक डाइट चार्ट बना लें। ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसे करती हैं कि उठी वो सुबह 8-9 बजे और ब्रेकफास्ट चल रहा है 2 बजे 3 बजे, टाइम नहीं मिला। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने जो है सुबह उठते ही जो है पहले तो गर्म पानी ले लें, 1 कप गर्म पानी ले लें, उसमें जो है आप हनी ऐड कर लें, लेमन, अगर सूट करता है तो आपने लेमन ऐड करना है, अगर सूट नहीं करता तो सिंपल जो है आप बस लेमन जूस हनी के साथ जो है ना गर्म पानी आप ले लें। ठीक है। अच्छा, हमें एक्सरसाइजेस भी बताएं, हमारे देखने वालों को भी बताइए कि कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। हाँ, हमेशा मैं बताती हूँ कि वार्म अप से ही आपने स्टार्ट करना है, अपने टॉप वार्म अप से आप स्टार्ट करें। ठीक है। हैंड्स को साइड टू साइड क्रॉस करेंगे। ठीक है। और बहुत सारी लेडीज़ का ये इशू आता है, अगर शॉर्ट टाइम में, जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम में जो है ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, बाजू बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, कि बाजू ही ट्यून हो जाए ताकि एक फ्रंट लुक जो है, क्योंकि लॉर पे तो लहंगा ही आ जाना होता है, ऊपर चोली का इशू होता है, तो आप ऊपर पे जो है फिर फोकस कर लें। उसके लिए आपके पास अगर डंबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो इस तरह से जो है एंकल वेट्स मिलते हैं कि आप आर्म्स में भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी जो है इस तरह हाथ से पहन लें
और अप साइड, ठीक है। 30 टाइम्स आपने इसकी अटेम्प्ट करनी है। एक रैप्स हुआ, आपने रेस्ट किया, अदर साइड, ठीक है। इसी तरह से आपने दोनों हाथों में इस तरह से पहन के, और हैमर, इसको हैमर बोलते हैं, ठीक है। आपने ग्रिप किया, अच्छे से हैमर बनाए, आर्म स्ट्रेच, चिन अप, नाउ लिफ्ट अप फॉर योर चेस्ट लिफ्टिंग, ठीक है। ये इस तरह से आप बहुत इजी से कर सकते हैं। और अपनी आ जाती है अब हमारी साइड्स। ये साइड्स के लिए जो है आप सिंपली जो है आप अपने टर्न करेंगे लेग्स को, हैंड्स अप और नाउ डाउन, अप 20 टाइम्स और 3 सेट। दोनों साइडें कवर हो गई। अब आपने हाथ रखने अपनी नेक पे और साइड क्रॉस करेंगे, ये हो गए, ये भी 20 टाइम्स, ठीक है। सेम इसी तरह से आप टर्न करेंगे और साइड्स और अप, कर्व लेना है थोड़ा सा आपने। अगर आप राइट साइड को कर रहे हो तो आपने लेफ्ट साइड पे कर्व में रहना है, कर्व में अप। सेम 20 टाइम्स एक सेट होगा और आपने इसको जो है 3 सेट करने हैं, 20 रैप्स 3 सेट करने हैं, ठीक है। और आगे बेली की बारी आ गई है। अब बेली जो है बहुत ज़्यादा भी निकला होता है, कुछ का जो होता है बस छोटा सा टम्मी आ रहा होता है, तो उसके लिए जो है एक तो आपने मीठा बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। वाइट शुगर को नो शुगर पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर डंबल्स नहीं यूज़ कर सकते या आपके पास घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप एंकल वेट पहनेंगे, इस तरह से एंकल वेट पहन लें और साइड क्रॉस स्ट्रेट अप, ठीक है। 20 रैप्स और 3 सेट। सेम हैमर बनाएंगे, अप एंड डाउन एंड डाउन 20 टाइम्स। और कितने सेट्स करेंगे इसके हम? 3 सेट होंगे, ठीक है, और 20 रैप्स होंगे, ऑलराइट, ठीक है। डे बाय डे आप 5 रैप्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हील टच, नाउ थाई रेस, ठीक है जी। इस तरह से आप अपने इस वर्कआउट को कंप्लीट कर सकते हैं, रिड्यूस करने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम है और हमने अपनी लेग्स को भी करना है साथ, किसी भी बॉल के साथ आप स्पोर्ट ले लें और अपनी साइड लेग को 20 टाइम्स आप करेंगे, ठीक है। और आप नाउ बैक, बटेक्स किक 100 टाइम्स, ओके। और कितने सेट्स करेंगे इसके हम? 3 सेट, 3 सेट्स। 25 तो अगर जो बिगिनर्स हैं उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, वो भी कर सकते हैं 100 टाइम्स ये? बटेक्स किक तो इजी से हो जाते हैं, ओके, ठीक है। आप 20 टाइम्स करें, रेस्ट कर लें, 20 टाइम्स करें, रेस्ट कर लें। लेकिन कभी भी इस चीज़ को नहीं करना कि अगर मैं कर रही हूँ, मैंने 25 बोला है, अच्छा ओके 25, इस तरह से फास्ट नो, बिल्कुल स्लो करेंगे ताकि आपके मसल्स, आपकी बॉडी जो है इंजरी की तरफ ना जाए, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और अपने प्रोटीन का लाजमी आपने ख्याल रखना है। जैसे कि अगर आप 60 kg के हो तो आपको डेली 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है, ठीक है। आप वो एग से ले सकते हो, एग में 6 to 7 ग्राम एक एग में होता है, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें लेके हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, चिकन पीस भी ले सकते हैं, बिल्कुल। आपने 60 अपना कंप्लीट करना है, जितना आपका वेट है इजी है मेजर वेट करना, के अकॉर्डिंग आपने अपनी अकॉर्डिंग टू योर डाइट वेट रखनी है, बिल्कुल। फिटनेस टिप्स के हवाले से बात कर रहे थे कि शादी अगर होने वाली है तो उससे पहले कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डाइट में अवॉइड करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ अना ताहिर मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आगे बढ़ते हैं और
आज कुछ बालों के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के दौर में बालों के मसाइल सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये मजमूई सेहत और लाइफस्टाइल की अक्कासी भी करते हैं। बालों का रूखा होना, नर्म और मुलायमपन इसका ख़त्म हो जाना, बालों की चमक का कम हो जाना, बालों का कमज़ोर और पतला होना या ज़्यादा झड़ना, ये सब मसाइल मर्दों और ख़वातीन दोनों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अक्सर लोग दूसरों के बताए हुए टोटकों पर अमल करते हैं, लेकिन क्या ये सब साइंसी तौर पर दुरुस्त है? इसलिए बालों की बेहतर देखभाल के लिए ज़रूरी है कि हम अफवाहों की बजाय साइंसी हकाइक को समझें। और आज डर्मेटोलॉजिस्ट और हकीम साहब से हम ये जानेंगे कि बालों में नरमी और शाइन कैसे लाई जाए, गीले बालों के साथ सोने के नुकसानात, बाल रूखे क्यों हो जाते हैं, डल और ड्राई क्यों हो जाते हैं, तेल और मसाज के फ़ायदे क्या हैं, और बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए कौन सी आदत सबसे ज़्यादा मौसर साबित होती है। तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट और हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर मरियम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि बाल रूखे, डल, ड्राई, बेरौनक ये क्यों हो जाते हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। अगर हम ये देखें तो हमारा आजकल डाइट पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल जैसा आपने भी कहा, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। और फिर हेयर स्टाइलिंग टूल्स या जो ट्रीटमेंट्स हैं, अब आप ये देखें कि आजकल एक छोटा बच्चा भी 3-4 क्लास में या 5 क्लास, उसको पता है कि मैंने अपने बाल इस तरफ से सेट करवाने हैं, जेल लगाना है, और वो कहते हैं अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स आके हमें बताते हैं कि बच्चे डिमांड करते हैं कि आप हमें कोई इस तरह की जो लेके देंगे हमारे बाल एक तरफ लगें, वो इस तरह की लुक आए कि वो जैसे होता है ना कि खड़े हैं बाल और इस तरह से स्पाइक्स बना के पफ बना के और इस तरह से कि जो ड्रामा देख के तो उसके बाद से तो बच्चे बहुत फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे मसला फिर स्टार्ट से शुरू हो जाता है। एक तो डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, रात को अच्छी नींद नहीं है, डाइट पुअर है, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ इस तरह की जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगी तो ऑफकोर्स वो आपके हेयर को डैमेज करेंगी, हेयर का बैरियर ख़राब होगा, हेयर की क्यूटिकल ख़राब हो जाएगी। जितना हीट लगेगी, जितनी इस तरह के स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने केमिकल छोड़ते हैं, जब वो हेयर सरफेस पे लगे रहेंगे और फिर हेयर वॉश नहीं होगा अगर डेली, तो फिर जाहिर सी बात है वो अपना डैमेज उस पर छोड़ जाते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, बाल रूखा भी होगा, ड्राई भी होगा, रफ भी होगा, और फिर अल्टीमेटली फॉल भी करेगा। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा हकीम साहब, आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि तिब्बे यूनानी में क्या वजूहात है हमारे बालों की ड्राई होने की, रफ होने की, क्या वजह है? जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट उन्होंने बताया। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, फैशन बन गया ये कि हमने शैम्पू ज़रूर लगाना और तेल सर पे लगाना हमने बिल्कुल छोड़ दिया। अगर हम अपने पुराने बुज़ुर्गों को देखें, पिछली अपनी ज़िंदगी को देखें, तो उसमें लोग सरसों का तेल जो था वो कसरत से लगाया करते थे, जिसकी वजह से उनके बाल जो है उनके कोई मसाइल पैदा नहीं होते थे। आजकल जेल्स और शैम्पूज़, इनमें क्योंकि केमिकल होता है, वो केमिकल की वजह से ड्राइनेस, सर में खारिश, बिफास, सिकरी, बूछी, ये सारी चीज़ें उससे पैदा होती हैं। तो नेचुरली जो है ना, हमें नेचर के करीब रहना, बालों को तर रखना, अब डेली साबुन भी नहीं लगाना चाहिए, डेली शैम्पू भी नहीं लगाना चाहिए जी। अगर मैं अपने पुराने बुज़ुर्गों को मैंने देखा कि बच्चों को 8-8 दिन सर में तेल लगाए रखते थे कि उससे बालों को ग़िज़ाइयत मिले, उनकी जड़ें जो हैं वो मजबूत हों। लेकिन क्या उससे मसाम जो हैं बालों के वो ब्लॉक नहीं हो जाते बहुत ज़्यादा अगर हम तेल लगाई रखेंगे काफ़ी दिन के लिए? लेकिन बालों की ग़िज़ाइयत के लिए तेल का लगाना इसलिए ज़रूरी है कि वो जड़ों में धसेगा तो जड़ें खुश्क नहीं होंगी। जब तेल नहीं लगाएंगे तो जड़ें खुश्क हो जाएंगी, उससे फिर ये खुश्की और सिकरी और डैंड्रफ वगैरह पैदा होती है। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर मरियम, आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, इसी को कंटिन्यू करूंगी। ऑयलिंग के बारे में मैंने तो सुना था कि बस अगर ऑयलिंग करनी भी है, वैसे तो ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साइंस कहती है अगर करनी भी है तो आधा घंटा 1 घंटा इनफ है। तो ये जो ओवरनाइट हम ऑयलिंग करते हैं, क्या ये सच में नुकसानदेह है? ये बिल्कुल नुकसानदेह होती है। 30 मिनट से 1 आवर मैक्सिमम बहुत होता है ऑयल आप लगाएं, और ऑयल भी आप कोशिश करेंगे अपने बालों के मुताबिक लगाएं। अगर एक बंदे को पहले ही डैंड्रफ का मसला है, वो थिक ऑयल लगा लेगा तो फिर और ज़्यादा ग्रीजी और चिपक जाता
है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑयल हमें सूट देखिए, करेगा, अगर कौन आपको सा नहीं? रोजाना ऑयल निकलता है तो फिर आपने बहुत थिन ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल आप लगा लें, ऑर्गन ऑयल लगा लें, जोजोबा ऑयल लगा लें, ठीक है, सिंपल लाइट ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो आप थिक ऑयल लाइक कैस्टर ऑयल आप तब लगाएं। अगर आपकी बहुत ड्राइनेस है, बहुत स्कैल्प जो है वो हर वक्त ड्राई खिंची खिंची रहती है, ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी वो ऑयली है और आप उस पर फिर मजीद ऑयल लगाएंगे और बहुत ज़्यादा देर स्टे करेंगे, ऑफ कोर्स वो ब्लॉक करेगा पोर्स भी, आपके क्यूटिकल्स भी ब्लॉक होंगे और फिर क्या होगा, सर में दाने, खुश्की, खारिश और ये मसले आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो फिर सेबरिक डर्मेटाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ट्रीट भी नहीं होता फिर मेडिसिन से। तो इट्स बेटर कि आप सिंपल लाइट ऑयल इस्तेमाल करें, उसको 1 घंटे के बाद वॉश कर लें, ठीक है, एंड देन आप सिंपल जो है अपना शैम्पू भी बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्लिनजिंग शैम्पू इस्तेमाल करें। सल्फेट फ्री शैम्पू आजकल आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वो इस्तेमाल करें एंड दैट्स इट। सल्फेट क्यों डेंजरस है बालों के लिए? वो थिक होता है ना, सरफेक्टेंट होता है ना, तो वो चिपक जाता है और हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा एरिया में हार्ड वाटर है जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये होता था कि पहले तो सॉफ्ट होता था या ज़मीनी पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चूंकि पानी भी जो आपको पता है कम होता जा रहा है, तो दैट्स वाई तो हार्ड वाटर एरियाज़ की वजह से या इसकी वजह से पानी जो है वो बाल फिर जुड़ना, चिपकना और वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सिंपल अब जितने कम इंग्रेडिएंट्स वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, सिंपल शैम्पू इस्तेमाल करें बेसिक, तो वो आपको फ़ायदा देता है। ऑलराइट। अच्छा हकीम साहब, आप बताएं कि अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो क्या वो अपने बालों की चमक वापस लेके आ सकता है? क्यों नहीं, तिब्बे यूनानी में बहुत सी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं। सबसे पहले तो एलोवेरा है, वर्ल्ड लेवल पे इससे क्रीमें, लोशन वगैरह तैयार होती हैं और इसका गुद्दा जो है नेचुरली, अगर आप गुद्दा निकाल के बालों की जड़ों में रोज़ाना आप घंटा आधा घंटा के लिए लगाएं तो आपके सर से खुश्की, सिकरी, खारिश, डैंड्रफ वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू डेज़ ख़त्म हो इसका जाता है। तरीका क्या है, एलोवेरा लगाने का तरीका? एलोवेरा ये है जी, देखें ये एलोवेरा है, इसको इधर से आपने छुरी से काटना है इसके कॉर्नर्स को, और ऊपर से ये लेयर जो इसका छिलका ये उतारना, बीच में से इसका गुद्दा निकल आएगा। ये गुद्दा आप किसी प्लेट में या बर्तन में रख लें और इसको बालों की जड़ों में आहिस्ता आहिस्ता लगाएं। तो कुछ मिक्स भी कर सकते हैं इसके नहीं, अंदर? इसमें कोई चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, इट्स ये सिंगल ही अच्छा, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसबगोल है जो बहुत कम खर्च आम इजीली अवेलेबल है। इसबगोल 2 तरह का होता है, एक छिलका और एक सालम इसबगोल। ये सालम इसबगोल जो है ना, ये रात को आपने आधा गिलास पानी में भिगोना है और सुबह को आप उठ के देखें ऊपर लेसदार इसका जो है ना मादा जो है ऊपर खड़ा हो जाएगा। वो पानी जो है वो बालों की जड़ों में आप लगाएं, उससे बेशक सर को धोने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो लगा रहने दें? लगा रहने, उससे बाल इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं, इतनी शाइनिंग आती है और बाल गिरने भी बंद हो जाते हैं। तो इसके अलावा और भी तिब में कई एक चीज़ें हैं। बाकी ये है कि बालों का जो गिरना या बालों की बीमारियाँ हमारी जो तिब यूनानी की रिसर्च के मुताबिक जिस्म में प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। आजकल नौजवान लड़कियां लड़के ना दूध पीते हैं, ना मक्खन खाते हैं, ना दही खाते हैं। अगर चाहे कि उनको 20 कप भी पीने पड़े तो वो पी लेंगे, लेकिन नेचर की तरफ नहीं आएंगे। तो उसमें पहले बुज़ुर्ग जो थे वो अपने बच्चों को सुबह निहार मुँह सरदाई, जिसमें मगज़ियात, क्योंकि ये मगज़ है ना, दिमाग जो है ये दिमाग की एक किस्म इस रिलेटेड ये बीमारी है। तो वो नुस्खे बना के नेचुरल टोटके, इसमें चारों मगज़ 20 ग्राम और बादाम की गिरी 11 अदद और सौंफ जो है बादियान भी उसको बोलते हैं वो 5 ग्राम और उसके साथ सब्ज़ इलायची 5 अदद। ये इसको रगड़ के या ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। वो जो है वो सारा आपने सुबह बतौर नाश्ता खाना है। डॉक्टर मरियम, आप मुझे ट्रीटमेंट्स के हवाले से बताएं। मुख्तलिफ हम हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, वो 2-3 महीने तो बहुत अच्छे रहते हैं बाल, लेकिन उसके बाद बाल झाड़ू बन जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
असल में जो आप जिन ट्रीटमेंट्स की बात कर रही हैं वो केराटिन या स्ट्रेटनिंग वाले ट्रीटमेंट अब तो बोटॉक्स भी आ गया, एक्सटेंसो। बोटॉक्स उसका एक नया नाम है, बेसिकली वो है तो वो केराटिन ही, हेयर केराटिन है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि आपके हेयर को इतना डेड लगा के इतना डेड स्ट्रेट कर दिया जाता है, हेयर के बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं तो उसके बाद आपको उस पर आयरन भी कर दी जाती है, तो वो एक तरह से उस वक्त तो वो लॉक हो जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट बाल हो जाते हैं। लेकिन ये कि कुछ अर्से के बाद वो झाड़, बिकॉज वो हेयर डेड हो जाते हैं और ग्रो भी नहीं कर रहे होते सही तरह से, और फिर उसके लिए आपको पता है उसके साथ कुछ खास मास्क है उसी तरह के वो करें तो वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हेयर इतना ज़्यादा ट्रीट हो जाता है कि उसकी जो हेयर की जो प्रोटीन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो दैट्स वाई वो लस्टरलेस और फिर वो झाड़ू की तरह ऐसा लगता है कि इधर उधर बाल जो हैं वो हो रहे हैं, वो बिल्कुल वॉल्यूम और बॉडी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो उसमें फिर वही बात है कि आपको ऐसे ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए जो कि आपके हेयर की रूट्स या हेयर को अंदर से नरिश करें, और ना कि सिर्फ उसके आउटर लेयर को जो है आप उस पर हेयर केराटिन करवा लें। कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? उसमें देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिर आपकी डाइट आ जाती है, ठीक है। उसमें डाइट है, आप पीआरपी ले सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें जो है हेयर मेसोथेरेपी ले सकते हैं, और इसके अलावा हेयर फिलर भी आजकल अवेलेबल है। हेयर फिलर इज़ लाइक के प्री मेडिसिन है और वो आपके सर में थोड़ी सी इंजेक्ट कर दी जाती है और हेयर उससे आहिस्ता आहिस्ता हेयर की रूट्स इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बस ये होता है कि नंबर ऑफ सेशन शायद ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसको रिकवर करने के लिए दवाई की मिकदार भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। और हेयर एक्सोसोम्स का भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सीरम फॉर्म में भी आ गए। बिल्कुल सीरम फॉर्म में है और वो बहुत 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, और हेयर एक्सोसोम जो है वो सेफ भी हैं और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो रोज़ाना तेल लगा के या इस तरह की चीज़ें लगाने का टाइम नहीं होता, और ना ही वो लगा के आप अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट्स वाई फिर ये वो ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं कि जिन्हें आप लें और 1 टाइम करवाना होता है, और आपका 6 to 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, इवन 1 ईयर अगर आप अच्छी डाइट रखते हैं, उसके साथ अपनी नींद पूरी रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, हेयर केयर करते हैं, कोई माइल्ड सा ऑयल भी लगा लें, ठीक है, 30 to 1 मिनट to 1 आवर के लिए, तो देन आपकी फिर हेयर जो है वो मेंटेन रहते हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, बालों की सेहत के हवाले से बात कर रहे थे कि अक्सर बाल हमारे बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो हमने तिब्बे यूनानी में इसका क्या नुस्खा है उस पर भी बात की, और साथ साथ साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं उस पर भी बात की है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अभी आ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। कल का मैच तो आप सबने देखा है, मैंने भी देखा था, बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, गलतियों को सुधार कर ही आगे बढ़ने का मजा आता है। और वैसे भी अभी हाल ही में पाकिस्तान की इसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था, मगर कल टीम का शायद बुरा दिन था, लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल के मैच में हमारी टीम ने क्या गलतियां की, हमारे बैट्समैन क्यों कोलैप्स कर गए, इस पर बात करेंगे साबिक क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट काशिफ भट्ट से कि कल आखिर हुआ क्या था। हम तो पूरी तैयारी में मैच देखने बैठे थे, लेकिन शायद किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी टीम का साथ नहीं दिया और हम हार गए। वैसे ये सब तो सबने ही देखा, भारतीय टीम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी को कल फिर पूरी दुनिया ने देखा, जब भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ ही नहीं मिलाया। सबसे पहले तो काशिफ साहब आपको जागो लाहौर में खुशामदीद। दूसरा, आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें। अगर मैं अपना तज्जिया शेयर करूं तो कल जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो मुझे लगा बस मैच हमारे हाथ में है, अब हम जीत गए, लेकिन फिर ईशान आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो इस पे बताएं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी में कमी थी, और हम टॉस भी जीते लेकिन फिर भी हार गए। तो आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें इस पे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच नूर फॉर हैविंग मी। स्ट्रेट अवे मैं ये कहूँगा कि इट वाज वेरी गुड टॉस टू विन। ये जो क्या सराइयाँ थी, और जो मैं खुला कहूँगा जो 2 किताबों वाले आलम हैं, वो जो टीवी पे या जिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातें करते हैं कि बैटिंग होगी, ये होगी, या वो कॉपी पेस्ट मार देते हैं कि बैटिंग पहले करते तो ये हो जाता। वेरी गुड टॉस टू विन। सलमान अली आगा का टॉस पे बड़ा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड था। और दूसरी बात जो आपने साथ कहा कि प्लेइंग 11 बहुत बेहतरीन प्लेइंग 11 थी, और जितना मैं श्रीलंका में खेला हूँ, जितना मैं श्रीलंका में उनकी कंडीशन को, उनके पिच के बिहेवियर को मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है, विटनेस किया है। पाकिस्तान ने इंडिया को रोके रखा था, कमाल का रोके रखा था, और अपना काम कर दिया था
पाकिस्तानी बॉलर्स ने। हाँ, ये थोड़ी सी ज़रूर मैं कहूँगा कि गलती ज़रूर हुई सलमान की तरफ से। सिर्फ एक गलती, वो थी शाहीन शाह को आखिरी ओवर करवाना। उसकी वजह से एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट जो था वो आ चुका था पूरी बैटिंग लाइनअप पे, कि जिसको कहते हैं कि डजंट मैटर हाउ यू स्टार्ट, इट डज मैटर हाउ यू फिनिश। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो आ गया। अदरवाइज़ अच्छा टॉस था, प्लेइंग 11 बेहतरीन थी, अच्छा टॉस था, फैसला अच्छा था और प्लेइंग 11 बिल्कुल परफेक्ट थी। ठीक है काशिफ साहब, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सलमान अली आगा ने हमारे बॉलर्स को सही से यूटिलाइज किया या नहीं? जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा जी कि क्या सलमान अली आगा ने बॉलर को सही यूटिलाइज़ किया। देखें, कप्तान सिर्फ आपको बॉल पकड़ा सकता है कि जी अब आपकी बारी है बॉलिंग करें। बॉलिंग तो आपने ख़ुद करनी है। जो आपको बॉलिंग कोच ने, हेड कोच ने कप्तान के साथ मिलकर प्लान दे दिया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट के लिए, जो यहाँ पे मुल्लाज बैठे हुए हैं, जो इनके आकाश बैठे हुए हैं, कि पार्ट टाइम बॉलर ने 3 आउट किए हैं, साइम अयूब ने, पार्ट टाइमर ने। और हमारे जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप जिसको कहा जा रहा था शाहीन शाह ने, वो ब्रेक थ्रू ऊपर से नहीं दिया। मोहम्मद नवाज स्ट्रगल करते नजर आए। इब्रार अहमद को उन्होंने चुन चुन के छक्के मारे। शादाब खान माजर के साथ, वो तो मैं कहता हूँ कि मुझे पहले कोई बता दे कि वो बॉलर हैं या बैट्समैन है या फील्डर हैं। तो मेरे ख्याल से जो जो 4 रेगुलर बॉलर थे उन्होंने तो बिल्कुल भी कहूँगा लेट डाउन किया है। साइम अयूब ने प्रॉपर बॉलिंग करके मैच जिताया है, बचाने की पूरा रोल प्ले कर दिया है उनको शॉर्ट टोटल में आउट करने के लिए। और दूसरी तरफ वेल डन उस्मान तारिक। तो बॉलर्स की तरफ से तो क्वेश्चन मार्क आया है, लेकिन ये इसमें कप्तान नहीं, इसमें बॉलर्स का अपना रोल था। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं कि उस्मान तारिक के मुतालिक भारतीय खिलाड़ी काफ़ी मोहतात थे। नेट प्रैक्टिसेस में भी उन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन को लेके काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी प्रैक्टिस की थी, लेकिन हमारे कप्तान ने इससे बॉल बहुत लेट थमाई। सलमान अली के इस फैसले को कितने नंबर्स देंगे? जी बिल्कुल, आपने जो उस्मान तारिक के बारे में पूछा जी कि वो एक थ्रेट था इंडिया के लिए, जी बिल्कुल। मैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे जब भी मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि T20 क्रिकेट है जो बड़े नामों से नहीं, बड़े कामों से जीती जाती है। उस्मान तारिक, जिसको कुछ दिन पहले उसके, मेरा ख्याल है उसके मोहल्लेदार, उसके घर वाले नहीं, हमसाए नहीं जानते थे, तो वो विद इन अ कपल ऑफ डेज ही बिकेम अ सुपरस्टार और ही बिकेम अ बिग थ्रेट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। और पूरी दुनिया की क्रिकेट में उसका एक नाम उभर के सामने आ गया और उसने पूरी जिंदा मिसाल दे दी है कि परफॉर्मेंस इज़ द की। आप मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन हो ही रहा है आपका, तो फिर आपका जाके एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में जाता है कि आपने इस एज में भी, यानी कि डोमेस्टिक में इतना नहीं देखेगा, उसके बावजूद उन्होंने PSL से अपना नाम बनाया, मेहनत की और उनको ये बताया कि क्रिकेट मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की गेम है, ये सिर्फ फिटनेस की इतनी नहीं गेम है। और इसमें इफ़ यू आर कमिटेड, इफ़ यू आर लॉयल विद द गेम, इफ़ यू आर हैव अ पैट्रियटिज्म इन यू, देन यू कैन डू एनी टाइम इन एनी एज ऑफ योर लाइफ। ऑल राइट काशिफ साहब, बिल्कुल ठीक बात किया आपने। अब लास्टली मुझे कुछ बाबर आजम के हवाले से भी बता दें कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे और कॉन्स्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और साथ साथ अगर आइंदा हमारे मैचेस भारत से होते हैं, भारत से हमारा आमना सामना हुआ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में आना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा जी कि आप जाते हुए बाबर आजम की बात कर ली जाए। मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता हूँ और कहता रहूँगा कि बाबर आजम नो डाउट रन मशीन है, पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया है, लेकिन बाबर आजम स्टार से सुपरस्टार बन रहे हैं। लेकिन अगर उनको लेजेंड बनना है तो उनको मैच जिताने पड़ेंगे। आपका T20 में कोई कंफर्म नंबर नहीं है, लेकिन चौथे नंबर का कल बैक बोन की हैसियत थी आपके पास कि ऊपर से जल्दी आउट हो गए। आप ओपनर थे, लेकिन आपको चौथे नंबर पे लेके आए। तो पहले 2 ओवर में 3 आउट हो चुके थे, उस्मान खान और आप क्रीज पे मौजूद थे। आप करते यहाँ पे 100, उस्मान खान आपका साथ देते, तो आप एक मैच विनर बन के उभर के सामने आते। जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता और बाबर आजम ही रहता कि उसने टाइम के साथ अपना आप चेंज किया है, अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, और एक उभरता हुआ लेजेंड सामने आया। क्योंकि मोहम्मद यूसुफ के बाद बैटिंग में हम लेजेंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब ये किसका प्रॉब्लम है, सिस्टम को कहें, PCB को कहें, सिलेक्टर को कहें, लेकिन बाबर साहब आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें आपको लेजेंड बनते देखना है। तो लिहाजा मैं ये नहीं कहूँगा ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड कप बाकी है। आपको सोचना है अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, कि यू हैव टू प्ले अ की रोल फॉर द पाकिस्तान। फिर मैं मानूंगा कि बाबर आजम रन मशीन है। जो हो गया ठीक है कि 2 टीमें खेलती हैं, एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन गलतियों से सबक सीखना चाहिए। बड़ी
बड़ी टीम्स, बड़े खिलाड़ी वो होते हैं जो गलतियों से सबक सीखते हैं, दोबारा वो गलती नहीं दोहराते। सलमान अली आगा अच्छा कप्तान है, नो डाउट, काम पर्सनैलिटी है, लेकिन ये उसको अब बड़ा डिसीजन लेना है। दोबारा अगर इंडिया से टाकरा आता है तो गो फॉर द किल। आप 2 से 3 चेंज कर सकते हैं, बड़ा जिगरा, बड़ा दिल बनाएं, बड़े नामों को रेस्ट कराएं, बेंच पे बिठाएं और बेंच वाले प्लेयर्स को खिला दें। क्या पता कि उनसे कारनामा सारे अंजाम हो जाए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिम्मत दी थी कि उन्होंने अबाबील से हाथी मरवा दिए थे, तो कोई ज़रूरत नहीं कि बड़े नामों की, जो बेंच पे बैठे उनको खिला लें, वो इंडिया को गिरा लेंगे इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और हम कम बैक करेंगे और इनको दोबारा मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि इनको नानी का परनानी याद आ जाएगी। स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सूरत हाल को कंट्रोल करने का असल मतलब दूसरों को दबाना नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना होता है। और जब इंसान अपने जज्बात, लहजे और अपने रद्द अमल को संभाल लेता है तो बड़े से बड़ा तूफान भी इसका रास्ता नहीं रोक सकता। मुश्किल हालात में चीखना तो आसान है, लेकिन पुरसकून रहना ही असल ताकत है। एक लम्हे की खामोशी, एक गहरी सांस और सोच समझ कर दिया गया जवाब बाजी पलट सकता है। अब ऐसे में हमारी बॉडी लैंग्वेज अहम किरदार अदा करती है। सीधा खड़ा होना, आंखों में देखकर बात करना और नरम लहजा एतमाद पैदा करता है। लिहाजा याद रखें, हर जंग शोर से नहीं जीती जाती। बाज़ औक़ात सुकून से बड़ा हथियार कोई भी नहीं होता, और अगर आप खुद पर काबू पा लें तो हालात खुद आपके काबू में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही असल कामयाबी है। तो आज के इस सेगमेंट में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि किसी भी तरह की सूरत हाल और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नफ्सियाती टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं। और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं फ़तिहा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़तिहा, सबसे पहले तो ये बताएं कि किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ट्रिक्स होनी चाहिए, नफ्सियाती ट्रिक्स? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमारी जो है बातचीत में अगर आप गुस्सा आ रहा है, गुस्से में आपने फ़ौरन रिएक्शन दे दिया तो उसमें क्या होता है, आप सिचुएशन को जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। आपने बोलना है कैसे है, आपकी जो है वो लहजा कैसा होना चाहिए, आपकी आवाज़ की पिच कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर आपके सामने वाला पर्सन, उसका रिएक्शन कैसे है। हालात जो हैं वो हमेशा रिएक्शन से ख़राब होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो गुस्से में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, उनको नहीं पता लगता कि क्या बात करनी है क्या नहीं। इसीलिए किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पहले जो 6 मिनट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस 6 मिनट में अपने सिचुएशन को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो इट्स मीन बाकी चीज़ें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो हमारा जज्बाती कंट्रोल होता है ये किसी भी सिचुएशन को संभालने में, समझने में कितना मददगार साबित हो सकता है? अच्छा, ये चीज़ें जो है वो इंसान को बचपन से ही सिखाई जाती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आपने बचपन से ही बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे की है कि आपने ना सिर्फ खुशी में बल्कि गुस्से में, उदासी में किस तरह का रिएक्शन करना है, तो बच्चों की तरबियत वैसे ही होती है। किसी भी इमोशंस का हद से ज़्यादा बढ़ जाना नुकसान का बायस है। आपने अक्सर देखा होगा खाना बहुत मज़ेदार है लेकिन नमक ज़्यादा है तो वो बदजायका है, चाय में चीनी बहुत ज़्यादा कर दी गई है तो वो पीने के काबिल नहीं है। इसी तरह अगर हमारे इमोशंस भी हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, बेशक वो खुशी के हैं, गमी के हैं, मोहब्बत के हैं, तो वो भी नुकसान का बायस बनती है। एवरीथिंग इज बैड। इसीलिए हमने जब भी किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो अपने इमोशंस पे काम करना है। आजकल लोग जो हैं वो आईक्यू पे तो बहुत काम करते हैं कि इसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन इमोशंस पे कोई भी काम नहीं करता। अगर आप इमोशनली तौर पर मजबूत हैं तो आप मेंटली तौर पर भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। हमें अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो आपने ये बात बताई है कि बचपन से इस पर काम करना चाहिए, तो माँ बाप कैसे सिखाए अपने बच्चों को? क्योंकि अक्सर जो माँ बाप है उनमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो वो कैसे सिखाएं अपने बच्चों को? हम लोग अपने बच्चों को खुद ही पैम्परिंग बना देते हैं। कैसे? हर चीज़ जो है बोलने से पहले ही हाजिर कर दी जाती है। जब बच्चे को हर चीज़ बोलने से पहले ही मिल जाएगी तो वो किस तरह उसकी लाइफ में जो है वो सब्र आएगा, ठहराव आएगा, और वही चीज़ जो है वो बाहर जाके जो है मांगता है। अक्सर आपने देखा है कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे लोग छोटी छोटी बात पे आपे से बाहर हो जाते हैं, गाली गलोच तक पे आ जाते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं, और बात कुछ भी नहीं होती। इसकी वजह क्या होती है कि घर में भी उनकी तरबियत ऐसी है, कुछ भी है नहीं, बेटे को वेट नहीं करवाना, फौरन इसको चीज़ दे दो। वेट तो करवाओ, उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें ठहराओ तो आई नो पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो बच्चों की पर्सनालिटी में ठहराव लेके आए। अगर वो कुछ भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को, हाँ बेटा अगर आज तुम घर का बना हुआ खाना खा लो,
कल हम पिज़्ज़ा खा लेंगे, कि इससे क्या है, बच्चे को लगेगा कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल रही है लेकिन कल मिल रही है। इसी तरह सबसे पहले जो है वो वालिदैन को चाहिए कि एक मदर है, अगर वही एंजाइटी का शिकार है, उसी के मूड स्विंग्स हैं, तो बच्चों की तरबियत भी वैसे ही करेगी। सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। जो बॉडी लैंग्वेज है ये हमारी बात करने में कितना अहम रोल प्ले करती है? बॉडी लैंग्वेज का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, जैसे कि पीपीएससी के, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जो है वो आर्मी के इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ सबसे पहले जो असेसमेंट है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज की जाती है। बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उनका इंटेलिजेंस लेवल होता है लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज शाय होती है, कभी हाथ मल रहे होते हैं, कभी इधर देख रहे होते हैं, इधर पेन देख को रहे यूज कर रहे होते हैं, use बार-बार कर रहे टिक टिक होते हैं। टिक टिक हो रही होती टिक है। टिक। बिल्कुल अक्सर आते हैं, उन्हें पूछा जाता है क्यों कर रहे हो, कहते हैं अनकॉन्शियसली हो रहा है, बिल्कुल। कि एंजाइटी में है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथों को मलते हैं, इधर उधर देखते हैं। फिर उन्हें यही सिखाया जाता है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो काम स्टेज रखना है। फियर भी होता है कि लोगों के सामने बोल नहीं पाते, वैसे बहुत अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब उनको स्टेज पर जाना पड़ता है या प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है तो बहुत ज्यादा शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि 2-3 लोग हैं, उनसे सलाम नहीं ले बिल्कुल। सकते। ऐसे लोग जो सोशल एंजाइटी में होते हैं कि Alright. उनको ये लगता है, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट होना कोई और बात है, लेकिन सोशल एंजाइटी वो कोई और बात है। अगर आप सोशल एंजाइटी में, तो बाकायदा फिर इसकी थेरेपी होती है। इंट्रोवर्ट होना कि हाँ भाई आप कम लोगों से मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ बहुत अच्छी है, तो इट्स मीन आप इंट्रोवर्ट है। इसलिए इंट्रोवर्ट और सोशल एंजाइटी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फतिया, ये बताएं कि जो खामोशी को ताकत कहा गया है, ये क्यों कहा गया है और किस हद तक इसको अपनाना चाहिए? अच्छा, अगर खामोशी की बात करें तो खामोशी कहीं ना कहीं ताकत भी है, लेकिन अपने ज़िंदगी में एक बात सीखनी है कि हर जगह जो है वो जवाब देने वाली भी नहीं होती और हर जगह जो है वो चुप रहने वाली भी नहीं होती। ये एक ऐसा रूल है, अगर आप सीख गए तो आप जो है वो बेस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई झगड़ा हो रहा है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे चुप रहना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात है कि जहाँ आपको बोलना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, कोई स्टेज है, कोई एक्टिविटी है, वहाँ पे आप चुप रह गए, तो वहाँ पे क्या आपका ज़ीरो है। उन्हें यही लगेगा कि नहीं इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर है। इसीलिए सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करती है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आप जो है वो पब्लिक में है, सेल्स में है, तब आपको बोलना है, तब आप जो है वो खामोश नहीं रह सकते। इसलिए आपने देखना है कि आप किस सिचुएशन में और किस सिचुएशन में जो है वो खामोशी बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा फतिया, ये बताएं कि मैंने ये चीज़ सुनी थी और साइकोलॉजी भी कहती है, आप बताएंगी इस पर, कि कुछ लोग उनको मज़ा आता है जब आप उनको नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। दे जस्ट वांट अ रिएक्शन आउट ऑफ यू, और वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं इस चीज़ से। तो हम कैसे पहचाने कि वो लोग अभी हम पे कोई नफ्सियाती ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल। जैसे कैसे करते हैं, कोई ना कोई ऐसी वीकनेस उनके हाथ लग जाती है जो उनको पता है कि हाँ अगर मैं ये बात करूंगा तो उसका रिएक्शन इमोशनली अटैक करते हैं। हाँ, इमोशनली। इसीलिए यही कहा जाता है कभी भी अपनी वीकनेस जो है वो किसी भी पर्सन को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वीकनेस किसी के हाथ लग जाती है तो उसमें यही होता है। जैसे कि एक कल केस था, उसमें वो कपल को यही लगता था कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो बार बार वो इसी बात कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं मैं मुझे ना छोड़ना, मुझे मैसेज कर देना, ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। क्यों? नेक्स्ट पर्सन जो है वो टॉक्सिक है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, उसको पता है कि मैं ये चीज़ करूंगा तो उसका रिएक्शन नेगेटिव होगा। तो ये भी जो है ना टाइप है इस तरह की पर्सनालिटी की। तो आपके पास और किस तरह के केसेस आते हैं? अगर आज केसेस की बात करें तो केसेस में यही आते हैं कि नेक्स्ट पर्सन को जो है ना कि हम कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, पूरी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की स्टोरी उनके सामने कर देते हैं। अब आपने पूरी किताब उनके सामने कर दी है, अपने हैप्पीनेस का रिमोट उनको पकड़ा दिया, उनकी मर्जी है कि कौन सा बटन जो है प्ले करना है, दबाना है, खुश करना है। इसीलिए कभी भी अपने हैप्पीनेस का रिमोट कभी दूसरों के सामने ना दें। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो सामने वाली की बात बुरी लगी है, तो उसमें कसूर किसका है? हमारा अपना है। हमारा हमने अपना इख्तियार दिया है कि उनके एक्शन हमें हर्ट करें, हमने अपने आप पे कंट्रोल दिया है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो इन चीजों को कैसे ओवरकम करें, कैसे हम इन चीजों को हम ये अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें एक सिचुएशन में बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम रिएक्ट ना करें, तो उसके लिए कौन सी टिप्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि कोई शख्स चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, तो लोग नहीं बदलते। किसने बदलना है?
आपकी अपने जिंदगी, आप को, हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी ज़ात पे काम करना है, अपनी सेल्फ पे काम करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है पहले 6 मिनट, कि अगर आपने पहले 6 सेकंड में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, कोई भी इमोशंस है, बेशक वो प्यार का है, मोहब्बत का है, गुस्से का, पहले 6 मिनट में जो वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, आपने उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना है। हमारे इमोशंस जो है वो नुकसान का बायस नहीं बनते, हमारा रिएक्शन बनता है कि हम आउट ऑफ रिएक्शन चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, अगर किसी से मतलब एसोसिएशंस भी रखते हैं मोहब्बत की, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, वो चीज़ भी गलत है। तो इस सिचुएशन में आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया तब भी जो है वो मैं अपनी जगह चेंज कर लूँगा, ब्रीथ वर्क कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम होती हैं, सडन नहीं होती। इसके लिए यही ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में बुक रीडिंग को ऐड करें, किताबें पढ़ेंगे तो आपका जहन भी खुलेगा, आपको आइडियाज़ भी आएंगे कि कैसे मैंने इन चीज़ों को मैनेज करना है। सोशल मीडिया की वजह से भी, कहीं ना कहीं रील्स की वजह से भी हम लोगों में जो है वो ठहराव कम हो गया, रील्स देखते रहते हैं, वो डोपामीन जो है वो इंस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन भी उसी तरह आते हैं फिर। अच्छा फतिहा, तो फिर अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हम अपने इमोशंस को दबाएंगे, चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बिल्कुल ये चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेशन की हद तक, एक लिमिट की हद तक। क्या अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे वो भी नुकसान का बायस है। अगर किसी में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है तो वो किस तरफ चला जाएगा, नार्सिसिस्टिक की तरफ, कि ये तो नार्सिसिज्म है। अगर कोई अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर करेगा तो उसमें क्या है, ये तो अपनी केयर नहीं करता, दूसरों की क्या करेगा। Right. कि सोसाइटी बहुत जल्दी आपको ना सेल्फिश का टैग दे देती है, इसीलिए अपनी केयर भी करें लेकिन एक हद तक, अपने इमोशंस की भी केयर करें लेकिन एक हद तक। बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे तो वो एक बीमारी बन जाती है, वो बीमारी है खुद पसंदी, ऑलराइट। कि हमें उस बीमारी में भी नहीं जाना और अपने आप को इग्नोर भी नहीं करना, म्याना रवि से चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात कर रहे थे हालात के बारे में कि हालात अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हम उन हालात पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या हमारा रिएक्शन होता है, वो ज़रूर हमारे काबू में होता है। तो सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए, और जो इंसान सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करे फिर वो ज़िंदगी की आधी जंगे तो वैसे ही जीत जाता है। और हमारे साथ फतिहा अशरफ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। Welcome. अब यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।